हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की क्लास है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के 15 VVI शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, जो आपके 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और हम बताते हैं कि 15 के 15 क्वेश्चन ना ही आपको कॉपी में लिखने की आवश्यकता है और ना ही आपको रटने की आवश्यकता है। 15 मिनट के इस क्लास में 15 क्वेश्चन आपके दिमाग में इस तरह बस जाएगा कि आप कभी पढ़ेंगे ही नहीं। मीन्स पूरा के पूरा खेला खत्म 15 मिनट के ही क्लास में। तो आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर इससे पहले वाला आप क्लास नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री का हम 15 क्वेश्चन बताए थे, जो आप देख लीजिएगा, जिनका हिस्ट्री विषय है। आज पॉलिटिकल साइंस का बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चा जी कि रियो सम्मेलन के दो मुख्य परिणाम बताइए। परिणाम का अंग्रेजी का होता है रिजल्ट। यानी ये जो रियो सम्मेलन हुआ, इसका दो रिजल्ट क्या निकला, तब बताइएगा कि रियो सम्मेलन का पहला रिजल्ट था सर एजेंडा 21 और दूसरा रिजल्ट था रियो घोषणा। क्या था जी? रियो घोषणा। अब आपके मन में आया कि सर ये तो आप बता दिए कि रियो सम्मेलन के दो मुख्य परिणाम बताइए, एजेंडा 21 और रियो सम्मेलन। यदि कह देवे क्वेश्चन कि रियो सम्मेलन के दो मुख्य परिणामों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए या विस्तार से लिखिए, तब कैसे लिखिएगा? तो आप उसको बताइएगा एजेंडा 21 क्या था। तो एजेंडा 21 था सतत विकास से संबंधित, जिसमें बताया गया कि भारत के विकास को जो है या पूरे विश्व के विकास को लगातार कैसे जो है बढ़ाया जाएगा। ठीक है। दूसरा है रियो घोषणा। रियो घोषणा में जो है क्या किया गया, तब पर्यावरण और सतत विकास के बीच जो है संबंध स्थापित किया गया। ठीक है, कि पर्यावरण को भी बचा के रखना है और सतत विकास भी होते रहना चाहिए। अब लिख देंगे भाई साहब। चलिए, रियो सम्मेलन के दो मुख्य परिणाम एजेंडा 21 और रियो घोषणा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरणार्थी कौन होते हैं। भाई आइए, जो शरण लेने के लिए दूसरे देश में चल जाते हैं उसे शरणार्थी कहते हैं। नहीं समझे होंगे आप, आइए समझते हैं। शरणार्थी वो व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने देश से परेशान होकर या उसके देश में युद्ध चल रहा है या उसके देश में उसे कोई सता रहा है या कोई समस्या है, तो वो अपने देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जा करके शरण लेता है, तो वो कहलाता है शरणार्थी। फॉर एग्जाम्पल हम भारत में हैं, भारत में यदि युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया, या भारत में हमको कोई सता रहा है या भारत में हमको कोई समस्या हो रहा है, तो हम भारत छोड़ के किसी देश दूसरे देश में जाकर के शरण ले लिए, तो हम क्या कहलाएंगे? उस देश के लिए शरणार्थी कहलाएंगे। बात खत्म हो जाता है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, अध्यादेश क्या है? अध्यादेश क्या है? तो एक अस्थाई कानून है। क्या है लड्डू जी? आप बताइएगा कि सर अध्यादेश एक क्या है? अस्थाई कानून है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है। जब संसद और विधानसभा का सत्र नहीं होता है और कोई भी कानून इमरजेंसी में बनाना होता है, तब भाई राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने मन से एक अस्थाई कानून बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश क्या है आप समझ गए। अध्यादेश एक अस्थाई कानून है जो राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है जब संसद या विधानसभा का सत्र का समय नहीं होता है तब। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार क्या है? सूचना के अधिकार को आप सुने होंगे कि RTI कहा जाता है। मान के चलिए कि आपको जो है RTI का होता है, पहले ई समझ लीजिए। यदि कि भारत का कोई भी व्यक्ति सरकारी काम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वो RTI लगा करके उस काम की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे आपका एग्जाम में जो है नंबर कम आया, आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमार नंबर कैसे कम आया, हमको पूरा जानकारी चाहिए, हमार पूरा कॉपी हमार चाहिए, तो तुम RTI लगा दो।
बात समझ में आया? तो अब जो है आप समझ गए होंगे आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। अब आप समझ गए होंगे सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार क्या है, अब समझ गए कि भारत के वे सभी नागरिक जो सरकारी कार्य या योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मान के चलिए आपके घर के आगे सरकारी रोड बन रहा है, आपको पता करना है कि रोड बनाने के लिए सरकार कितना पैसा दिया है, कितना दिन तक ही काम चलेगा, कब शुरू होगा कब खत्म होगा, तो आप आरटीआई करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य मीन्स कि क्या मतलब है। कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो 356 अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि भाई किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं, तो हम बताएंगे कि जब किसी राज्य में कोई भी सरकार नहीं होती है तो उस राज्य को जो है राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, तो उसे कहा जाता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन होना। मान के चलिए हम लोग बिहार में हैं, बिहार के भी मुख्यमंत्री कौन है भाई, सम्राट चौधरी हैं, मतलब बीजेपी के सरकार है। रातों रात ही सरकार गिर गया, रातों रात ही सरकार गिर गया, तब भाई अब चुनाव होगा फिर नया सरकार बनेगा। तो जब तक चुनाव नहीं होगा तो सरकार मतलब राज्य को चलाने के लिए किसी ना किसी को तो आना होगा, तो राष्ट्रपति कहते हैं कि राज्य को अब हम चलाएंगे, तो वही कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। यानी जब किसी राज्य में कोई सरकार नहीं होती है तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य का अधिकार अपने जिम्मे लेता है, जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन होना। ठीक है भाई, चलिए समवर्ती सूची क्या है बताइए जी। आपसे पूछेगा कि सूची के गो होता है, बताइएगा 3 गो होता है। पहला राज्य सूची, दूसरा संघ सूची और तीसरा समवर्ती सूची। आपसे पूछे राज्य सूची क्या है, तो वैसा विषय जिस पे राज्य सरकार का अधिकार होता है उसे राज्य सूची कहते हैं। वैसा विषय जिस पे केंद्र सरकार का अधिकार होता है उसे संघ सूची या केंद्र सूची कहते हैं। अब वैसा सूची नहीं, वैसा विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार हो उसे कहते हैं समवर्ती सूची। आपसे पूछेगा समवर्ती सूची में के गो विषय है, बताइएगा कि 52 गो विषय है। कहेगा कि 2-3 गो एग्जाम्पल बताइए, तो कहिएगा कि शिक्षा जो विषय है सर समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि शिक्षा सरकार भी देखती है और केंद्र सरकार भी देखती है, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों देखती है कि नहीं। देखिएगा कोई केंद्रीय विद्यालय होता है तो कोई राजकीय विद्यालय होता है कि नहीं जी। आप समझ गए होंगे कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं। तो समवर्ती सूची वैसे विषय जिस पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है उसे कहते हैं समवर्ती सूची। इसमें 52 विषय हैं, एग्जाम्पल शिक्षा, विवाह, वन आदि ये सब बता दीजिएगा। ठीक है, अब बताइए जी पंचशील के सूत्र की चर्चा कीजिए। पंचशील मतलब 5 गो सिद्धांत। अभी 5 गो सिद्धांत कौन कौन है इसकी आपको चर्चा करना है, तो पहले 5 गो सिद्धांत समझ लीजिए। पहला सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत काहेला बना था, तो सब देश जो है आपस में जो है मिला जुला कर रहे इसलिए बना था। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। पहला क्या है, पंचशील के सूत्र का पहला सिद्धांत एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा है आंतरिक समस्याओं पे कोई भी देश जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा है सम्मान और पारस्परिक संबंध होना चाहिए। और 5वां है कि शांतिपूर्ण जो है अस्तित्व हो। नहीं अभी आपको याद हुआ होगा, आप कहे होंगे कि सर अपने तो देख के बता रहे हैं, हमारा काची याद आप करवाइएगा। आइए जी, इन्हें ताके कि किन्ने ताके, आपके तरफ आंख में आंख मिला के ताके,
चलिए जी देखते हैं। आपसे पूछा पंचशील जो सूत्र है वो 5 गो होता है, पंचशील मतलब 5 गो, उसकी चर्चा करना है। तो आप कैसे बताइएगा? लिखिएगा कि पंचशील सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, एक दूसरे के संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना। दूसरा, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करना, मतलब एक देश दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा, किसी भी देश के आंतरिक मामला पे कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा, समानता और पारस्परिक जो है संबंध बना रहना चाहिए। पांचवा, शांति की व्यवस्था सभी देशों में हो। ठीक है, 5 को याद रहेगा। चलिए आइए जी, दक्षेस क्या है? दक्षेस को अंग्रेजी में SAARC कहते हैं। इसका हिंदी लिखेंगे तो होता है सार्क। यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दक्षेस क्या है, यदि नहीं पूछा तो पूछेगा कि सार्क क्या है, बताइए। आप कहिएगा कि सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका काम है दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखना, जिसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। बात समझ गए? बात समझे कि नहीं? दक्षेस क्या है? दक्षेस दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका काम है एशियाई देशों में शांति व्यवस्था बना के रखना, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इस 8 को क्वेश्चन किए, अभी 7 को क्वेश्चन और करना है। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, इतना खतरनाक आप पढ़ा रहे हैं कि क्लास में भी पूरा याद हो जा रहा है। सर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ा दीजिएगा, आप जो है होम साइंस नहीं पढ़ाइएगा, हम सब विषय पढ़ाएंगे। सब का जैसे ही 15 को करवाएं, सब विषय का करवाएंगे। लेकिन यदि आप पहले ही करना चाहते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, होम साइंस हो गया भाई साहब, होम साइंस के बाद साइकोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं, सोशोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं, या आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, साथ ही आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तब बताइए जी कितना फीस होना चाहिए? जानते हैं दूसरा के मतलब यूट्यूब पे देखिएगा तो नहीं हो तो 2000 तक फीस लेवे करता है सब। हम इस सब का पहले देंगे का तो समझ जाइए। चैप्टर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव देंगे, चैप्टर वाइज VVI 2 नंबर वाला क्वेश्चन देंगे, फिर जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन देंगे, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियो VVI का देंगे, फिर जो है इसका टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज देंगे, फिर इसका गेस क्वेश्चन हम आपको देंगे। बात समझ रहे हैं? इस सब के सब मात्र 699 रुपया में। कहां पे मिलता है? प्ले स्टोर से एगो ऐप डाउनलोड कीजिए, SGS क्लासेस। एकरे पे जो है आपको जो है 699 का 800 वाला बैच खरीद लेना है। इस सारा विषय देख रहे हैं, 699 मतलब 700। अब विषय के गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो विषय मात्र 700 में। बात समझिए कितना सस्ता अब किया जाए। आइए जी नेक्स्ट 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 देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? आप कहिएगा कि सर एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका काम है मानव अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, कहा है भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका काम है मानव अधिकारों की रक्षा करना, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। याद हुआ कि नहीं? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्य है मानव अधिकारों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं को सुलझाना, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। आइए जी क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 अभिकरणों के नाम लिखें। 4 वो अभिकरण बोला है जेकर नाम लिखेला है। पहला लिखिएगा WHO। WHO को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? फुल नेम में W से वर्ल्ड, H से हेल्थ और O से ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं पता है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा है यूनेस्को, ठीक है। तीसरा है यूनिसेफ। अब पांचवा है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। तो ये चार गो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण हैं, याद रख लेंगे आप सभी। चलिए गुड। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के मुख्य कार्य बताइए। बताइए जी, विश्व व्यापार संगठन के मुख्य कार्य क्या हैं, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं तो आइए हमसे सुनिए। विश्व व्यापार संगठन का पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, मतलब एक देश दूसरे देश से खरीद बिक्री करे और इसका विकास हो, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना। दूसरा काम है व्यापार में आने वाली समस्याओं को सुलझाना। तीसरा काम है व्यापार से संबंधित नियम और कानून बनाना। और चौथा कि विश्व के व्यापारों में शांति व्यवस्था बना के रखना। याद हुआ कि नहीं? तो फिर से आते हैं, देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का पहला काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा व्यापार की समस्याओं को सुलझाना। तीसरा व्यापार के लिए नियम कानून बनाना। और चौथा पूरे विश्व के व्यापार में शांति व्यवस्था बना के रखना, ठीक है। आइए जी, क्वेश्चन कहा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? अब संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य है आपको पता है? नहीं पता है तो आइए समझाते हैं। एक दूसरे देशों में शांतिपूर्ण व्यवस्था बना करके रखना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जितना भी देश हैं उस सब देश में शांति व्यवस्था बना के रखना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध हो। मैत्रीपूर्ण संबंध मतलब दोस्त वाला संबंध हो, ठीक है। तीसरा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है मानव अधिकारों की रक्षा करना। और चौथा याद रखिएगा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से देशों को बढ़ावा देना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। आपको नहीं याद हुआ ना? आइए जी फिर से पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य देशों में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी हो। दूसरा, मैत्रीपूर्ण संबंध बना हो। तीसरा कि भाई एक देश जो है दूसरे देश के साथ जो है दूसरे देश के लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करे। और चौथा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से देशों का विकास करना या बढ़ावा देना। याद रखेंगे। आइए, क्षेत्रीय सहयोग से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीय सहयोग मतलब होता है कि एक देश की सहायता पड़ोसी देश वाला आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से करता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय सहयोग। मान के चलिए कि नेपाल में जो है कोई घटना हो गया, तब भारत के पड़ोसी देश है, तब भारत जब नेपाल के जो है पैसा से कुछ मदद कर दिया, कुछ जो है अपने बल सेना उना दे के मदद कर दिया, या कोई जो है और भी सहायता कर दिया, तो वो कहलाएगा क्षेत्रीय सहयोग। यानी आप लिखेंगे कि जब एक देश अपने पड़ोसी देश का शांति, सुरक्षा, आर्थिक रूप से मदद करती है या सहयोग करती है तो उसको बोला जाता है क्षेत्रीय सहयोग, ठीक है भाई साहब। इसमें से कोई भी क्वेश्चन जब आपको लगे कि याद नहीं हुआ, सर पढ़ाएं और याद नहीं हुआ, तो आपको एक बार नोट्स जरूर देख लेना है। नोट्स कहाँ मिल जाएगा? SGS क्लासेस में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है भाई साहब, जिसमें आप 699 का जैसे ही कोर्स खरीदेंगे आपको इसमें नोट्स मिल जाएगा। आइए जी, 14 नंबर क्वेश्चन, असम समझौता क्या है? अरे तरह के असम समझौता क्या है? असम समझौता एक समझौता है जो भारत सरकार और असम में आंदोलन कर रहे लोगों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। बात याद रखेंगे, 1985 में असम समझौता हुआ था। अगर डेट पूछ देगा तो क्या याद रखेंगे? 15 अगस्त 1985 के हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे।
आपसे पूछा असम समझौता क्या है, तब भारत सरकार और असम में आंदोलन कर रहे लोगों के बीच में एक समझौता हुआ 15 अगस्त 1985 को, जिसको नाम दिया गया असम समझौता। अब इस समझौता में क्या हुआ था कि असम में 1971 के बाद जो भी लोग आए हैं उन लोगों की पहचान की जाए और उनको असम से बाहर निकाला जाए। और दूसरा कि असम के लोगों की जो भी समस्या है उसको सुलझाया जाए। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी जो है भारत में दिल्ली में आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनका मांग क्या है, तो भारत सरकार जाके जब उनसे सुनेगी, उनसे समझौता बनेगा तो वो समझौता नाम दिया जाएगा। वैसे ही भारत सरकार और असम के लोगों, असम में जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम पड़ा असम समझौता, जिसमें क्या हुआ कि 1971 के बाद जो बाहर के लोग असम में आके बस गए हैं उनको बाहर निकालिए भाई, आज जो असम के लोगों की समस्या है उसको सुलझाइए। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको अंग्रेजी में ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। अभी ओबीसी वाले बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको पता नहीं है कि ओबीसी क्या है, तो आइए आज समझ जाते हैं हम लोग कि ओबीसी क्या है। अन्य पिछड़ा वर्ग, जब भारत का समाज में कोई लोग आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से और शैक्षणिक स्थिति से पीछे होते हैं तो उनको अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा जाता है, जिनको सरकारी नौकरी या अन्य किसी कार्यों में छूट दिया जाता है या आरक्षण दिया जाता है। अभी आप नहीं समझे, आइए समझते हैं। जब भारत के समाज में कोई भी व्यक्ति समाज में नीचे माना जाता है, या समाज में वो कम पढ़ल लिखल है, या समाज में उसके पास पैसा कम है, तो उसको अन्य पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया है। ठीक है, जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बात समझ गए भाई? अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, तो भारतीय समाज में जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं उन्हीं को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, 15 क्वेश्चन हमने बताए। कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो आपको याद नहीं हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर आप ये पढ़ाएं, हमको याद नहीं हुआ हो। अगर नहीं याद हुआ तो दो बार मतलब इस वीडियो को आप देख लीजिए और एक बार नोट्स जरूर देख लीजिएगा एसजीएस क्लासेस ऐप में जा करके। ठीक है भाई साहब, हिस्ट्री आपको देखना है तो इससे पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं हम विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का।